अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू मास्टर्स। आज हमने ENG 522 लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास सिलेबस डिज़ाइनिंग बहुत लेंथी है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें हमने सिलेबस और करिकुलम इन सब का मोस्टली ज़्यादा सिलेबस को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक 24 हमारा स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सिलेबस। इस टॉपिक में हमने करिकुलम और सिलेबस के डिफरेंस को समझना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो पहला हमारे पास आ रहा है करिकुलम। व्हाट इज़ अ करिकुलम? जो करिकुलम होता है ना, एक कंप्लीट एजुकेशनल प्लान होता है जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन बनाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स कैसे सीखेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, असेसमेंट का तरीका, टीचिंग मटीरियल, स्कूल का ओवरऑल एजुकेशनल गोल। सिंपल आप कह सकते हो कि करिकुलम एक पूरे एजुकेशन सिस्टम का प्लान होता है। तो करिकुलम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्यों एजुकेट कर रहे हैं, क्या नॉलेज देना है, कैसे सिखाना है, और किस तरह चीज़ों को इवेल्युएट करना है। तो जो करिकुलम है, बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस आर करिकुलम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन के करिकुलम हमें गोल ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट टू बी टॉक, एक्टिविटीज़ लर्नर शुड बी इंगेज, मेथड एंड मटेरियल्स, इन सब पे इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने करिकुलम की डेफिनेशन करनी है कि आप लोगों को पता हो कि करिकुलम क्या होता है। अब यहाँ पे करिकुलम और VS सिलेबस, यहाँ पे कैंडली ने 1984 में सजेस्ट किया करिकुलम के बारे में कि करिकुलम लैंग्वेज लर्निंग के ना जनरल रोल्स बताता है, मेकिंग जनरल स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग पर्पसेस एंड एक्सपीरियंसेस। पर्पस बताता है, उसके एक्सपीरियंस बताता है, और टीचर और लर्नर के रोल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस आ रहा है। सिलेबसिस यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है कि ये करिकुलम का एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर वाइज कंटेंट होते हैं, क्लासरूम की डिटेल्स होती हैं, टीचर को पता होता है कि उसने क्या पढ़ा। सिंपल आप कह सकते हो कि क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाली सारी डिटेल्ड कंटेंट हमारी क्या कराती है, सिलेबस। सिलेबस क्लासरूम में एक्चुअल क्या होता है उसका रिकॉर्ड होता है, टीचर और स्टूडेंट किस तरह अप्लाई करते हैं करिकुलम को, ये देखा जाता है। दोबारा बता दूं, करिकुलम क्या होता है कि ओवरऑल एजुकेशनल रोड मैप के, मतलब पूरा एजुकेशनल मैप आप कह सकते हो, इंफॉर्मेशन, और सिलेबस के उस रोड मैप को क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है, कैसे दिखाना है, उसका वर्जन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर व्हाट इज़ द सिलेबस? सिलेबस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि किसी सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा और किस ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा। सिलेबस को हम समझ लेंगे किसी सब्जेक्ट की कोई डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें टॉपिक, चैप्टर और कंटेंट ना क्लियरली डिफाइन होता है। सिंपल आप अगर एक दो अल्फाज में कहो कि तो सिलेबस होता है क्या पढ़ाना है, इसकी ना डिटेल लिस्ट को कहा जाता है सिलेबस। तो और इस तरह क्या आ रहा है कि सिलेबस का पर्पस क्या होता है? सिलेबस का काम है टीचिंग कंटेंट डिफाइन करना, टॉपिक्स को ऑर्डर में अरेंज करना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना और टीचिंग को इफेक्टिव बनाना। बस इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की डेफिनेशन करनी है। और आगे हमारे पास आ रहा है डेफिनेशन ऑफ सिलेबस। यहाँ पे 3 डेफिनेशन ये आप लोग इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो डेफिनेशन दे के पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किस फिलोसफर ने दी। तो पहले हमारे पास आ रही है अ प्लान और व्हाट इज़ टू बी अचीव थ्रू आवर टीचिंग एंड आवर स्टूडेंट्स लर्निंग, कि जो बेनिन ने 1984 में कहा कि सिलेबस एक प्लान है जो बताता है कि क्या अचीव करना है। और आगे आ रहा है, प्रभु ने 1984 में कहा कि सिलेबस बताता है कि क्या और किस ऑर्डर में पढ़ाना है। और 1987 में याल्डन ने कहा कि सिलेबस लर्नर्स को मिलने वाले कंटेंट की समरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सिलेबस डिज़ाइन की डेफिनेशन आई है। सिलेबस डिज़ाइन का मतलब है कि क्या पढ़ाना है, यानी आपने कंटेंट की सिलेक्शन करनी है और किस ऑर्डर में पढ़ाना है, यानी सीक्वेंस भी सिलेबस डिज़ाइन में देखी जाती है। तो सिलेबस जो डिज़ाइन है इसके 2 व्यू होते हैं, एक है नैरो व्यू और दूसरा ब्रॉड व्यू। नैरो व्यू, इसमें सिर्फ कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है और ऑर्डर करना होता है, मतलब हमने कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है और उसको एक तरतीब में ऑर्डर में लाना होता है। और जो ब्रॉड व्यू है इसमें क्या होता है, कंटेंट के साथ साथ एक्टिविटीज़ और टीचिंग मेथड्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी सिलेबस सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पढ़ाना है, बल्कि ये भी है कि कैसे पढ़ाना है, इस चीज़ को ब्रॉडर व्यू में कवर किया जाता है।
अब आगे हमारे पास आ रहा है डिफाइनिंग सिलेबस डिज़ाइन। इसमें सिलेबस डिज़ाइनिंग का मतलब है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस ऑर्डर में पढ़ाना है, इन सब को प्लान करना होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला आ रहा है स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और दूसरा जनरल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में क्या आता है कि ये वो चीज़ें जो क्लासरूम में डायरेक्टली होती हैं, जैसे पहले आ रही डिस्क्रिप्शन के क्यों, क्या, कहाँ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स कौन है, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन सा क्लासरूम सीटिंग है। दूसरी आ रही है सीक्वेंस कि क्या होता है और किस ऑर्डर में, लेसन का फ्लो क्या है, स्टेप्स ऑफ टीचिंग क्या है और पहले क्या आना है, बाद में क्या होना है। चॉइस में के ऑप्शन और डिसीजंस होते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, कौन सी चॉइस है। तो अब दूसरा आ रहा है जर्नल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ये डीप थिंकिंग और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। पहले आ रही है क्लासिफिकेशन, यानी ग्रुप्स, कॉन्सेप्ट्स का ग्रुप बनाना, आइडियाज़ को कैटेगरी में डिवाइड करना और कॉन्सेप्ट्स का रिलेशनशिप क्या है, ये सब देखना क्लासिफिकेशन है। दूसरी आ रही है प्रिंसिपल्स, रूल्स और लॉज देखना, काजेज, इफेक्ट्स, टीचिंग और स्ट्रेटजीज और लर्निंग रूल्स, इन सब को देखना प्रिंसिपल्स में आता है। फिर आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जजमेंट और वैल्यू, क्या सही है, क्या गलत, क्या इफेक्टिव और क्या यूजलेस है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिलेबस। तो हमने सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स देखनी। एक गुड सिलेबस ना क्या होता है, ऑफर अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डायरेक्शन इन द टीचर्स एंड लर्नर्स वर्क, कि क्लियर फ्रेमवर्क देना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स को क्लियर गाइड मिले। ठीक है। दूसरा आ रहा है कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप स्मूथ हो। और अब इसमें हमारे पास आ रहा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिलेबस। सिलेबस में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बता रही हूँ ना, इजी आप लोगों ने उसको अपनी वर्डिंग में लिख देना है। यहाँ से इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कि एक गुड सिलेबस क्लियर फ्रेमवर्क देता है, टीचर और स्टूडेंट को क्लियर गाइड मिलती है, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लर्निंग जो स्टेप्स हैं वो लर्निंग स्टेप बाय स्टेप स्मूथ होती है, और प्रोग्रेस इवेल्युएट करने की बेस हो, यानी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक हो सके, क्लियर और मेजरेबल हो, पता चले सिलेबस सही काम कर रहा है या नहीं, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिलेबस रिजिड नहीं होता, एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, सब में ये थे जो जो इजी थे, मैंने वो वाले बताए हैं। अब लास्ट पे आ रहा है सिलेबस डिज़ाइनिंग का स्कोप। सिलेबस डिज़ाइनिंग का स्कोप बहुत ही वाइड है, लेकिन कन्फ्यूजन होती है सिलेबस और करिकुलम में। इसलिए सिलेबस जो है वो क्लासरूम लेवल पर प्लान किया जाता है, और जो करिकुलम है वो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का प्लान बनाया जाता है। तो दोनों को कनेक्ट करना ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब इस ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ करिकुलम की डेफिनेशन करनी है, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कैंडलिन ने 1994 में करिकुलम के बारे में क्या कहा। ये चीज़ सिलेबस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है, एमसीक्यूज़ के लिए डेफिनेशंस बताएंगे। फिर सिलेबस डिज़ाइन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके कौन से दो व्यू हैं, नैरो व्यू और ब्रॉडर व्यू, ये दोनों व्यू आप लोगों को पता हो। यहाँ पे जो सिलेबस डिज़ाइनिंग उसके कितने एक्सपर्ट्स हैं, दो हैं, स्पेसिफिक और दूसरा जर्नल। स्पेसिफिक में ये तीन चीज़ें आई हैं, जर्नल में ये तीन जो हाईलाइट है, सिर्फ ये आप लोगों ने याद करना है। और रिक्वायरमेंट्स में 3 से 4 आप लोगों ने इजी याद कर लेनी है, और स्कोप में 1 से 2 लाइंस आप लोगों को आती हैं। बस इस टॉपिक में ये करना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 25 हमारे पास आ रहा है कंसीडरेशन कॉमन टू ऑल सिलेबसेस। सिलेबस बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हर सिस्टम में कंसीडर की जाती है, जैसे कि नीड एनालिसिस, स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, लर्नर्स की नीड्स आइडेंटिफाई करना, उनके लेवल्स और प्रॉब्लम्स को समझना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और कंटेंट स्पेसिफिकेशन, क्या पढ़ाना है, टॉपिक, सब्जेक्ट, नॉलेज क्या होना चाहिए, लर्नर्स टास्क एंड एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ग्रुप वर्क, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस टास्क, और रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स क्या यूज़ होगा, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, सिलेबस को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है, करिकुलम मैनेजमेंट, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, लर्नर असेसमेंट, स्टूडेंट्स को कैसे चेक करना है, प्रोग्राम इवेलुएशन, सिलेबस इफेक्टिव है या नहीं, टीचर डेवलपमेंट, टीचर्स की ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक 26 स्टार्ट हो रहा है, डाइकोटमीज ऑफ सिलेबस। डाइकोटमीज का मतलब होता है दो ऑपोजिट या दो डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे ये डाइकोटमीज की डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, एनालिटिकल और सिंथेटिक सिलेबस।
तो एनालिटिकल सिलेबस बच्चों क्या होता है? एनालिटिक सिलेबस मेन फोकस इसका होता है कि लर्नर्स लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं, रियल लाइफ में लैंग्वेज को कैसे यूज़ करेंगे, यानी ग्रामर से ज़्यादा कम्युनिकेशन और पर्पस इम्पोर्टेंट होता है। तो सिंपल आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स को पहले से ये सिखाया जाता है कि रियल लाइफ में बात कैसे करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बनानी है। ग्रामर बाद में नेचुरली बच्चों में डिवेल्प होती है। तो और इसमें क्या आ रहा है कि इसकी फीचर्स क्या हैं कि रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन पे इसका फोकस होता है, टास्क और सिचुएशन बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है, टॉपिक और प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, लैंग्वेज यूज़ पे एम्फेसिस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके आपको दूँ कि अगर स्टूडेंट को मार्केट में शॉपिंग करनी है तो उससे पहले प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सिखाई जाएगी कि कैसे आपने बात करना है, एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच दिस, हाउ प्राइस, इस तरह की आप लोगों ने पहले उसको कन्वर्सेशन सिखानी है, ना कि पहले आपने उसको ग्रामर रूल्स बताने, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ड पहले आएगा, पहले हमने उसको कंजर्वेशन सिखानी है। तो ये हमारी कौन सी होगी? एनालिटिकल सिलेबस। अब इसका अगर आप एक लाइन में कहो ना तो इसमें ये आएगा कि लैंग्वेज का यूज़ करके सीखो, मतलब आप लैंग्वेज को यूज़ करो फिर उसको सीखो। तो अब दूसरी हमारे पास आ रही है सिंथेटिक सिलेबस। इसमें क्या है, सिंथेटिक सिलेबस का जो फोकस होता है ना वो होता है कि लैंग्वेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सीखना। जैसे ग्रामर हम एक पहले सीख ले, फिर वोकैबुलरी, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फिर टेंसेस, मतलब उनको चीज़ों को इंग्लिश अब हम सीख रहे हैं तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे फिर हम उसको सीखें। सिंपल आप कह सकते हो कि लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जाता है। पहले आप बच्चों को नाउन सिखाओ, फिर वर्ब, फिर टेंसेस और फिर जाके फुल सेंटेंस, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी लैंग्वेज बन जाती है। तो इसमें इसकी फीचर्स में क्या आ रहा है कि ग्रामर बेस्ड लर्निंग होती है, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोग्रेशन चलता है, रूल्स पे फोकस होता है और जो टीचिंग होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रेडिंग है वो किन चीज़ों पे होती है? ग्रामेटिकल कॉन्टेस्ट पे, फ्रीक्वेंसी, फ्लुएंसी ऑफ अकरेंस होता है फ्रीक्वेंसी के यूज़ पे, ये है कॉन्ट्रास्ट डिफ़िकल्टी इन रिलेशन टू L1 के हमने डिफ़िकल्टी कंपेयर टू लैंग्वेज 1 फर्स्ट लैंग्वेज से कंपेयर करना होता है, सिचुएशन की नीड और टीचिंग पेडागोजी कन्वीनियंस मीन टीचिंग कन्वीनियंस। फॉर एग्जांपल पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर सेंटेंस, तो ग्रामर ऑर्डर में टीचिंग सिखाई जाती है। तो अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंथेटिक एंड एनालिटिक का सिलेबस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे और अलग डेफिनेशन भी। तो ये डिस्टिंग सबसे पहले किसने दिया था? ये डेविड विकलेंस ने 1976 में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये डिफरेंस एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कब और किसने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया कि सिंथेटिक और एनालिटिकल सिलेबस दोनों लैंग्वेज सिखाने के तरीके हैं, लेकिन दोनों की जो अप्रोच है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो सिंथेटिक सिलेबस है इसमें क्या है, सिंथेटिक सिलेबस में लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है, जैसे नाउन, फिर वर्ब, फिर सेंटेंस, इस तरह धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरी लैंग्वेज बिल्ड की जाती है। और इसकी जो मेन आइडिया था वो यही था कि लैंग्वेज जो है ना इसमें एडिटिव है, मतलब पहले छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं फिर उनको पार्ट्स को कंबाइन करके कंप्लीट लैंग्वेज सिखाई जाती है। और जो दूसरा था एनालिटिकल सिलेबस में, उसमें ये था कि लैंग्वेज को पूरी फॉर्म में यूज़ करना सिखाया जाता है, फोकस कम्युनिकेशन और मीनिंग पर होता है। स्टूडेंट रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस में लैंग्वेज लर्निंग होती है। तो दोनों लर्निंग क्या होती है इसमें, होलिस्टिक होती है। होलिस्टिक मतलब पूरी चीज़ को एक साथ समझना, सिर्फ पार्ट्स में नहीं बल्कि पूरी लैंग्वेज को एक होल आप कह सकते हो, एक साथ किसी चीज़ को समझना। तो यहाँ पे ये देखिए ये इनका डिफरेंस भी है, आप लोग इस तरह डिफरेंस आए तो आप भी इस तरह लिख सकते हो कि एनालिटिकल सिलेबस में टास्क बेस होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, ये प्रोसीजर यानी एक पूरा प्रोसीजर होता है ना, ये सिचुएशनल होती है। इस तरह ये आप लोग डिफरेंस में ये दो पॉइंट्स भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी आ रही है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। उसकी दूसरी टाइप से पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। इस सिलेबस में फोकस ना बच्चा होता है लर्निंग के फाइनल रिजल्ट पे, उसकी आउटकम पे, मतलब बच्चों ने जो किया उनने उसका क्या रिजल्ट मिला, मतलब कि स्टूडेंट्स ने आखिर क्या सीखा, उनको अब कितनी आउटपुट मिली, उनको अब कितनी ग्रामर आती है, उनकी वोकैबुलरी, उनकी कम्युनिकेशन का क्या रिजल्ट निकला। तो अब नाम से ही हमें पता है प्रोडक्ट एंड पे जो हमारे पास ना निकलता है क्या उसको कहते हैं रिजल्ट। तो इसमें यही था, इसका फोकस जो होता है वो ग्रामर आउटकम्स पे होता है, फंक्शंस पे होता है और वोकैबुलरी रिजल्ट्स पे होता है।
ठीक है। अब जो दूसरी प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है ना, इस सिलेबस पे फोकस होता है लर्निंग के प्रोसेस पे। आप लोगों ने याद रखना है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एंड पे रिजल्ट पे, और ये उसके प्रोसेस पे इन्वॉल्व इन लर्निंग लैंग्वेज, जो लर्निंग लैंग्वेज में प्रोसेस होता है इसका उस पर फोकस होता है। मतलब स्टूडेंट्स कैसे सीख रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं और उनकी जो लर्निंग जर्नी है वो कैसी है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने बस इधर आप लोगों ने इन दोनों की डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहले हम ये इन द क्लासरूम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या आ रही है कि अगर टीचर का गोल हो कि स्टूडेंट्स डिस्कशन और एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखें तो उनका फोकस लर्निंग प्रोसेस पर है। तो ये कौन सी होगी, प्रोसेस ओरिएंटेड। ये हमने पढ़ी है प्रोसेस ओरिएंटेड की। तो अगर स्टूडेंट्स का गोल ये हो कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस सही लिखें तो फोकस रिजल्ट पर क्या होगा कि ये प्रोडक्ट पे होगा। मतलब हमें जब कोई प्रोडक्ट चाहिए तुम्हारा वो कहलाएगी प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस, और हमने किसी प्रोसेस के बारे में बात करनी है तो वो कौन सी होगी, प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। मतलब ये बस आप लोगों ने ना यहाँ पे जो करने वाली चीज़ है ना, इन दोनों की डेफिनेशन बस करनी है और इतना कुछ नहीं है। आगे ग्रामेटिकल सिलेबस आ गया। इसमें क्या आ रहा है, ये सबसे कॉमन प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस है। इसमें ग्रामर को सिंपल से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में सिखाया जाता है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप सिंपल आसानी से मुश्किल की तरफ लेके जाते हो। इसमें ये था क्रिटिसिज्म। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ग्रामर चीज़ को बिल्कुल अलग करके सिखाना ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रियल लैंग्वेज में ना ग्रामर मिक्स हो जाती है और कॉन्टेक्स्ट ज़रूर होता है। सिर्फ एक आइटम को आइसोलेट करना कि एक एक चीज़ को तोड़ना वो नेचुरल नहीं लगता कि आप एक सेंटेंस को एक एक चीज़ में तोड़ रहे हो। तो इस पर ये क्रिटिसिज्म था। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि प्रोडक्ट ऑन सिलेबस पूछते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा और प्रोसेस में कि स्टूडेंट ने कैसे सीखा। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे और दोनों को मिलाकर ही यूज़ किया जाता है। आगे आ रहा है नोटेशनल फंक्शनल सिलेबस। इसमें क्या है कि ये मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग का बहुत फेमस सिलेबस की टाइप है। इसका फोकस लर्नर क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, लर्नर कम्युनिकेशन में क्या अचीव करना चाहता है, इसका इन चीज़ों पे फोकस होता है। वैसे जो नोशन का मतलब अगर आप लोग देखें तो उसका मतलब होता है आइडिया या कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन का पर्पज़। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया कि अगर लर्नर को मार्केट में बात करनी है तो नोशन उसकी क्या होगी कि प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, और फंक्शन उसका क्या होगा कि प्राइस उसने पूछनी है और डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, ये जो नोशनल फंक्शनल अप्रोच है ना, ये वही चीज़ आ रही है नोशनल फंक्शनल सिलेबस वाली। तो ये एक ही चीज़ है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन क्लास में साथ साथ मैं बता दूंगी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है। यहाँ पे वही दोबारा आ गया प्रोसेस ओरिएंटेड की। इसका इस सिलेबस में फोकस होता है लर्निंग के प्रोसेस पे। हम 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब इसकी टाइप्स में लिखा हुआ है एग्जाम्पल के प्रोसेस सिलेबस और प्रोसीजरल सिलेबस। ये दोनों प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ये छोड़ें, यहाँ पे हमारे पास आ रही है एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन और दूसरी, पहले हमने सिलेबस पढ़ा, अब हम इसकी इवैल्यूएशन देख लेते हैं। इसका फोकस, ये जो प्रोडक्ट है सेम टू सेम, इसका फोकस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पे होता है। टीचर देखते हैं कि बच्चे ने होमवर्क कैसे किया, उसके फाइनल प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स हैं, मतलब इस तरह। और प्रोसेस में क्या होता है कि इसका लर्निंग स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट पर टीचर देखते हैं स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, उसकी मिस्टेक्स को, उसकी इम्प्रूवमेंट को। सेम वही चीज़ बार बार आ रही है। ठीक है, अब आगे डिफरेंस पूछ रहे हैं दोनों अप्रोचेस के दरमियान, प्रोडक्ट अप्रोच में और प्रोसेस अप्रोच में। और लास्ट में एक और चीज़ आ रही है तो वो हम देखते हैं। पहले कंपैरिजन प्रोडक्ट और इंटर सिलेबस में क्या आएगा कि प्रोडक्ट अप्रोच में फोकस होता है फाइनल राइटिंग पे, फाइनल आउटपुट पे, नॉलेज स्किल्स पे। और इस अप्रोच में जो है ना इमिटेट किया जाता है स्किल डेट लर्न एट द एंड ऑफ लर्निंग सेशन के लर्निंग सेशन के एंड पे बच्चे ने क्या सीखा। फोकस होता है कंप्लीट एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे यानी आउटपुट पे, एम्फेसिस ऑन द आउटपुट, मतलब वही बाद के रिजल्ट पे होता है, वही चीज़ बार बार आ रही है। और प्रोसेस में, प्रोसेस अप्रोच में फोकस होता है राइटिंग बनाने के स्टेप्स पे, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के प्रोसेस पे, स्किल डेट इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस स्किल्स पे, एम्फेसिस पे, सीरीज पे, मतलब वही एक ही चीज़ को ना बार बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आ गया। आप लोगों ने इसको इजी सा ना चैट जीपीटी को कह के इसको सिंपल इजी आप लोगों ने
कर लेना। यहाँ पे आप अलग भी सर्च करके देख सकते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस में, मतलब बहुत इजी सा आप लोगों ने इसमें डिफरेंस की ना 2 से 3 आप लोगों ने डिफरेंस इसके याद कर लेने इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग में मैं जो कहती हूँ ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा और लॉन्ग बहुत ही लेंथी। ये हो जाता है कि अगर ये क्वेश्चन है शॉर्ट में अगर पूछेंगे तो वो इनमें इन दोनों के सिर्फ नाम पूछ लेंगे कि ये जो है इसकी टाइप्स बताइए सिर्फ नाम, और लॉन्ग में कि उनमें डिफरेंस पूछ लेंगे तब हमने इनके 2-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो वो मेरे मुंह से वो ही निकलता है कि ये आप जो चीज़ वो शॉर्ट में भी आ सकती है लॉन्ग में भी आ सकती है। जो मैं कहती हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर किया करें और लॉन्ग के लिए भी किया करें। तो इस बात का ये मतलब होता है, बाकी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। ये हमारे बस इसके एक लेक्चर ये 6 के बाद इसका एक और पार्ट बनेगा, फिर लेक्चर 7 रह जाएगा, हमारा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे कि क्विज़ेस की वीडियोस भी मैं आप लोगों को दूंगी। मैंने इसकी ENG 522 का क्विज़ 1 भी अपलोड कर दिया, और बाकी जो एक मैं मिड टर्म सीरीज़ की सब्जेक्टिव की वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं 7 लेसन में जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहे होंगे ना वो सारे मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ कनेक्टेड रहें, और सब्सक्रिप्शन के साथ वो बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे, आपको पता चलता रहे ना कि मैं कौन कौन सी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये आप लोगों ने डिफरेंस कर लेना। लास्ट में प्रोसीजरल सिलेबस आ रहा है, इसका बस आप लोगों ने क्या नाम है कॉन्सेप्ट ले लेना। ये क्या होता है, ये किसने डिज़ाइन किया था, प्रभु ने, NS इसका कंप्लीट नाम नहीं इधर लिखा हुआ, तो ये इसने डिज़ाइन किया था। इस ये प्रोसीजरल सिलेबस क्या होता है, इसमें फोकस होता है टास्क और एक्टिविटीज़ पर, ग्रामर या वोकैबुलरी पर नहीं होता बल्कि सिर्फ टास्क पे होता है और एक्टिविटीज़, मतलब एक पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है। स्टूडेंट्स का गोल होता है मीनिंग को समझना, कम्युनिकेटिव टास्क को सॉल्व करना, और बस मतलब इसका मेन आइडिया जब ये एक स्ट्रक्चर बेस्ट तब भी सीखा जाता है जब उसका फोकस हम मीनिंग पर करें, यानी ग्रामर डायरेक्टली नहीं सीखी जाती बल्कि टास्क के थ्रू नेचुरली लर्निंग होती है। ठीक है, तो बस ये आप लोगों ने ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम इस टॉपिक में देख लेते हैं कौन सी चीज़ आप लोगों ने करनी है लास्ट में समरी के क्या क्या करना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये टॉपिक 24 है ना, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ जूम आउट। अच्छा, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप लोगों को करिकुलम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये कैंडलिन 1984 MCQs और उसने करिकुलम के बारे में क्या कहा ये पता होना चाहिए। सिलेबस की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए, और ये जो 3 लिखी हुई हैं ये MCQs में पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन लिख के और उसके फिलोसफर का या जो जिसने डेफिनेशन दी उसका नाम पूछ सकते हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस डिज़ाइन की भी ये क्या होता है, इसमें यही आता है व्हाट ऑफ अ लैंग्वेज, मैंने इतना अच्छे से बताया। इसमें कौन से 2 व्यू आ रहे हैं, एक नैरो व्यू और दूसरा ब्रॉडर व्यू, दोनों व्यू आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पे सिलेबस डिज़ाइन के ये 2 जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं ये पता हो, और इन एक्सपर्ट्स के अंदर ये जो मैंने हाईलाइट की हुई सिर्फ ये आप लोगों ने नाम करना, अंदर वाला कुछ नहीं करना। स्पेसिफिक में ये 3 आ रहे हैं, जनरल में भी ये 3 आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स 1 2 3 बस आप लोग कर लीजिएगा रिक्वायरमेंट्स। स्कोप आप लोगों ने सुना है, आप लोगों को याद रह जाएगा। कॉमन ये भी इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे आ गया ये, इसमें ये इस पूरे में आगे टॉपिक 26 में क्या करना है ये मैंने पहले भी बताया। अच्छा, टॉपिक 26 में आप लोगों ने क्या करना है, एनालिटिक में सिंथेटिक में इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को आता हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस ओरिएंटेड इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को आता हो। ये 4 इंपॉर्टेंट है, नाम इनके आप लोगों को आने चाहिए। इसमें कौन कौन से आ रही हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो इन चारों के नाम पूछ सकता है, लॉन्ग में किसी 2 का डिफरेंस पूछ सकता है, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही थी वो कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से ही मैंने बता दिया कि क्या करना है। ठीक है, ये मैंने शायद ऊपर वाले नहीं आप लोगों को बताए, दोबारा बताया। तो मैंने आप जो लेसन में थी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी क्विज़ेस की वीडियोस भी मैं अपलोड साथ साथ करती रहूँगी। अभी इसका पहला क्विज़ आया था तो वो मैंने आप लोगों को दे दिया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे एक बात है, जितने मैं बाकी अच्छे लेक्चर्स बना रही हूँ और इतने कम टाइम में मुझे अपना चैनल बनाए ना सिर्फ 2 मंथ हुए हैं। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो कि वो कब आई है,
सिर्फ 2 मंथ मुझे अपने चैनल बनाए हुए और मैंने अपनी ऑलमोस्ट 75-80 वीडियोस अपलोड कर ली हैं बच्चों। ये कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सिर्फ 2 मंथ के अंदर 80 वीडियोस बनाई और आप लोगों को पता है अगर एवरेज भी उनकी निकाली जाए तो 20 मिनट की एवरेज निकल रही है एक वीडियो की। तो मैं इतना कर रही हूँ तो सीरियसली ना कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बहुत ना मैं कहती हूँ पता नहीं बच्चे, अगर आप लोगों के लिए कोई इतना कर रहा है तो ये एथिक्स में आता है कि आप लोग भी उसको सपोर्ट करें। आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जो व्यूज़ आते हैं वो भी सारे सब्सक्रिप्शन के बगैर बच्चे देख के चले जाते हैं। एक सब्सक्राइब के बटन दबाने से बच्चे कुछ नहीं होता, ना लाइक करने से कुछ होता है। कमेंट करेंगे तो पता मुझे चलेगा ना कि कौन वॉच कर रहा है और उनको मेरा कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं, कि मैं पागलों की तरह बस खुद ही खपी जाऊँ और मुझे पता ही ना हो कि बच्चों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर किसी को हेल्पफुल नहीं लग रहे तो मैं बनाना छोड़ देती हूँ। अगर मुझे पता हो कि बच्चों के लिए इनको ये हेल्पफुल है तो मैं और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लेक्चर्स बनाऊँ। तो बस यही कहना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।